पार्लियामेंट का तातुल बरकरार है। मॉनसून इजलास के दौरान दोनों ऐवानों की कार्रवाई अब तक मुख्तलिफ मुद्दों पर मुलतवी ही होती आई है। आज भी महंगाई और मरकजी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के मुद्दे पर अपोजिशन ने हंगामा किया, जिसके सबब दोनों ऐवानों की कार्रवाई में बार बार रखना पड़ा। इस बीच मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी का कहना है कि मॉनसून इजलास के दौरान हुकूमत कई बिलों को मंजूर करवाना चाहती है, लेकिन बदकिस्मती से ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी हो रही है। इन्होंने कहा कि महंगाई पर हुकूमत बहस के लिए तैयार है, लोकसभा में ये लिस्टेड भी है। प्रहलाद जोशी ने मजीद कहा कि अगर ऐवान में कांग्रेस के लीडर ये यकीन दहानी कराएं कि अरकान पार्लियामान प्ले कार्ड्स के साथ नहीं आएंगे, इस सूरत में अरकान के मुअत्तली के फैसले को वापस लिया जा सकता है। प्रस्तावित करता हूँ, प्लीज आप बैठिए तो सही, बोलने। There are totally 46 notices that if at all you start the discussion on the price rise, we will allow the House to function smoothly. Today it is listed in the business of Lok Sabha, and we have duly conveyed today morning also when we met leader of many opposition parties in Rajya Sabha that tomorrow there will be discussion on the price rise and you kindly allow us to function. And today also we repeatedly request Honorable Piyush Goyal ji, leader of the House, on the floor of House he said that we want to discuss the price rise tomorrow. आज से 3 दिन पहले ये तय हो गया गुरुवार को कि आप मंडे को लोकसभा में और मंगलवार को राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा कर लीजिए। अब हम हाउस को चलने देंगे। उसके बावजूद पुनः एक बार आज दोनों सदनों में उन्होंने हाउस चलने नहीं दिया। बार बार हमारे अपील के बावजूद मैंने आज आश्वस्त कराया कि कल दोपहर को 2 बजे राज्यसभा में चर्चा होगी महंगाई पे। आज लोकसभा में तो लिस्टेड है, उसके बावजूद विपक्ष कोई एक मत पर नहीं आ पा रही है। अब समझ में आ रहा है कि ये महंगाई से भाग रहे हैं। तो जिस मुद्दे पर बातचीत करने की 12 कोशिश अपोजिशन पार्टियों की तरफ से होती रही कि अपोजिशन पार्टियां लगातार महंगाई के मुद्दे पर बहस करना चाहती हैं पार्लियामेंट पे, उसी मुद्दे पर मरकजी सरकार उन्हें घेरने की कोशिश कर रही। पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे कुछ देर पहले, उनका ये कहना था कि पहले ही जब डिसाइड हो गया था, ये तय हो गया था पिछले हफ्ते में कि पीर और मंगल के रोज महंगाई पर बहस होगी, लेकिन आज जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई उस वक्त भी अपोजिशन का हंगामा शुरू हुआ। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि महंगाई से अपोजिशन ही भाग रही है। अभी तक अपोजिशन पार्टियां ये इल्जाम लगाती रही कि महंगाई पर मरकजी सरकार चर्चा करने से दूर भाग रही है। अब ये इल्जाम उल्टा अपोजिशन पार्टियों पर लग रहा है। विनीत, जो इल्जाम पीयूष गोयल और साथ ही साथ प्रहलाद जोशी ने लगाया कि महंगाई के मुद्दे से अपोजिशन खुद भाग रही है, क्योंकि जब पहले से ही तय हो गया था कि मंडे और ट्यूसडे को महंगाई पर चर्चा की जाएगी दोनों ऐवानों में, तो ऐसे में जो हंगामे की कोशिश अपोजिशन की तरफ से की गई थी उसके माने क्या है, और जो पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी कह रहे हैं उसके माने क्या निकाले जाएं? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम मायने देखें तो सबके अपने अपने तर्क हैं और सभी अपने अपने तर्कों पर जो है वो लोगों को कन्विंस करने की कोशिश जो है वो करते हैं। अगर हम सरकार की ओर से बात करें, सरकार के पक्षकारों की बात करें, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो महंगाई पर चर्चा करने के लिए तैयार है। वो यह भी कहते हैं कि वो महंगाई समेत सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। वहीं पर अगर हम अपोजिशन के बारे में बात करें तो वो भी चाहते हैं कि वो भी विभिन्न मुद्दों, चाहे वो महंगाई की मुद्दा हो या फिर कई सांसदों की अगर हम बात करें तो वो जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों द्वारा विभिन्न नेताओं पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है उस पर चर्चा करने की बात हो या फिर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने की बात हो, वो उस पर चर्चा करना चाहते हैं। तो सभी के अपने अपने तर्क हैं, सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं। उनका यह साफ तौर पर कहना है कि बीएसी की बैठक में यह जब तय हो गया है कि जो महंगाई पर चर्चा है वो कब होनी है, उसके बाद विपक्षी पार्टियां जो है वो क्यों हंगामा कर रही है।
लेकिन वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्षी पार्टियों की जो मांगे हैं वो भी जो है वो भी अलग अलग है। कुछ लोग जो है वो महंगाई पर चर्चा करना चाहते हैं, कुछ लोग जो है जो अपने निलंबित सांसद है उस पर चर्चा करना चाहते हैं, कुछ लोग सांसद जो है, कुछ पार्टियां जो है वो ईडी की या फिर विभिन्न सरकारी एजेंसियों की जो कार्रवाई हो रही है उस पर चर्चा करना चाहते हैं। सस्पेंडेड एमपीज को लेकर प्रहलाद जोशी ने ये बात कही है विनीत कि अगर वो ये यकीन दहानी कराएं, आश्वस्त ये करवाएं कि अगर उनके सस्पेंडेड लीडर्स प्ले कार्ड्स या पार्टी के लीडर्स प्ले कार्ड्स लेकर ऐवान में नहीं दाखिल होंगे तो सस्पेंडेड लीडर्स को लेकर कुछ फैसला लिया जाएगा। इस बात को कहने के बाद क्या सस्पेंडेड लीडरों से आपकी बात हुई या फिर उनके पार्टी के किसी दूसरे लीडर से बात हुई? दूसरी तरफ जो बहस ना करने और महंगाई से भागने का इल्जाम भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन पार्टियों पर लगा रही है, क्या इसका रिएक्शन भी अब सामने आ पाया है या नहीं? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक सस्पेंडेड सांसदों की बात है तो वो भी अपना जो विरोध है वो विभिन्न तरीकों से कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि उन्होंने पहले 50 घंटे का जो विरोध है, प्रदर्शन है वो किया और कुछ सांसद जो हैं वो एक हफ्ते के लिए निलंबित थे तो उनकी जो निलंबन था वो खत्म हो गया। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे उन सांसदों से बात हुई या फिर उनके जो निलंबित सांसद हैं उनकी पार्टियों के अन्य नेताओं से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र में जो है वो विपक्ष की भी भूमिका होती है और इसी विपक्ष की भूमिका के कारण जो विपक्ष की जो भूमिका होती है सरकार में को जो है वो चेतावनी देने की भूमिका होती है और इसी कड़ी में वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का जो प्रयोग है वो कर रहे हैं और वो प्रयोग जो है वो भविष्य में भी करते रहेंगे। तो इसीलिए प्ले कार्ड का जो मुद्दा है वो काफी गंभीर मुद्दा है। इसको लेकर के अभी भी विभिन्न पार्टियों में पूरी तरह से सहमति जो है वो नहीं बन पाई है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस बात पर नाराजगी जताई थी कि आखिरकार संसद जो है वो बहस का स्थान है जहां पर चर्चा होनी चाहिए, जहां पर लोगों के से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और वहां पर बहस ना होकर के, चर्चा ना होकर के नारेबाजी होती है, शोर शराबा होता है, प्ले कार्ड दिखाए जाते हैं। तो ऐसे में जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर चर्चा कैसे हो, इस पर जो है उस पर भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी नाराजगी लगातार आप लोकसभा को कवर कर रहे हैं, राज्यसभा को कवर कर रहे हैं, इतने दिनों में जो स्थिति हालात रही है उसको देखते हुए बाकी के मॉनसून इजलास के कितने दिन बचे हैं बताइएगा। और क्या लगता है कि कल जब महंगाई पर चर्चा के लिए मरकजी सरकार तैयार हो जा रही है तो क्या स्मूथली आगे आने वाले दिनों में दोनों ऐवानों की कार्रवाई सही ढंग से चल सकती है? जी निश्चित तौर पर यहाँ पर यह बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्योंकि हमने देखा कि जब 18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र जो है वो शुरू हुआ था और अगस्त में 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चलने वाला है। तो आखिरकार क्या ये जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से हंगामेदार ही कार्रवाई होगी, हंगामेदार ही सदन रहेगा। हालांकि सरकार की ओर से भी पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सरकार की ओर से जब कोशिश की जा रही है और सरकार यह कहती है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भी भूमिका होती है और सदन चलाने में विपक्ष की भी भूमिका होती है, तो विपक्षी नेताओं से जब हम बात करते हैं तब उनका साफ तौर पे कहना है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है और सरकार में ही सदन में को ऑर्डर में लाए, लोगों की बात में सुने। और इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मुद्दे विपक्षी पार्टियां चाहती है उसे सरकार में ध्यान दे और उस पर चर्चा करवाए, उसके बाद तो ही सदन चलेगा। तो यहाँ पर से शुरू हुआ मॉनसून इजलास का ये सिलसिला 12 अगस्त को थम जाएगा जैसा कि विनीत कह रहे थे और हमें मालूम है। ऐसे में 13 से 14 दिन गुजर चुके हैं, काम काज ठप रहा है, पार्लियामेंट में सिर्फ शोर शराबा ही रहा। अब जो बकिया के दिन मजीद बच रहे हैं, 10 से 11 दिन बच रहे हैं। अब देखने होगा कि इसमें क्या कार्रवाई सही तरीके से चल पाती है या नहीं चल पाती। बहुत शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। पार्लियामेंट के तातुल पर मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सत्र में लगातार हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। मनोज जी, विपक्ष का आरोप है कि जीएसटी और महंगाई के मुद्दे पर वो लोग चर्चा करना चाहते हैं लेकिन सरकार उनकी बात सुनने के लिए राजी नहीं है और इसीलिए लगातार उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। देखिए, आज संसद में प्राइस हाइक पे ऑलरेडी
डिस्कशन रखा हुआ है। कल मैं देवघर में था, जिस समय दर्शन कर रहा था तभी निशिकांत दुबे जी को फ़ोन आया कि भाई कल आपको प्राइस हाइक पे सरकार का पक्ष रखना है। इसका मतलब कि हम 2 दिन पहले से तैयारी में हैं। और अभी जब सदन एडजर्न हो रही थी तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने उन्होंने स्पष्ट बोला कि भाई आज सरकार ने जब दे दिया है प्राइस हाइक पे डिस्कशन, तो आप उसमें बोलो ना। जो देश की बातें हैं हमें छुपानी नहीं है, हम सबके सामने रखना चाहते हैं। लेकिन ये केवल हल्ला कर रहे हैं, इसके बाद भी एडजर्न कराया। तो मैं अपने देश के लोगों से थ्रू न्यूज़ 18 में बताना चाहता हूं कि आप देखिए कि विपक्ष की स्थिति क्या है। लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि आप उस भारत में रह करके उसी भारत के खिलाफ भड़काने की बात कर रहे हो। मैं समझता हूं ऐसी स्टेटमेंट्स को देश बहुत गंभीरता से लेगा और ओवैसी जैसे लोगों का ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता इस देश में। बस आखिरी सवाल है सर कि लिकर पॉलिसी जो है उसको एक्सटेंशन दे दिया गया है 30 सितंबर तक। देखिए, लिकर पॉलिसी को अभी तो सरकार ने वापस ले लिया। वापस लेने का मतलब है कि हमने गलती किया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन रिकमेंड हो चुकी है, शुरू होने वाली है। तो अपने जो पाप किए हैं उससे बचने के लिए गोलमोल तो करना होगा। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ये लिकर पॉलिसी और उस पर जो हुआ है बड़ा भ्रष्टाचार, उस पर गोलमोल करना जेल से बचने की आखिरी कोशिश है। इनको जेल में भी जाना होगा और लूट का पैसा खजाने में जमा भी करना होगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि सदन डिबेट के लिए होता है, ना कि हंगामे के लिए। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस वक्त सीधे तौर पर तस्वीरें आप में झांक कर लोकसभा देखो से देख रहे हैं कि एक दूसरे से इल्जाम लगाना बहुत आसान होते हैं। सर, बात यह है कि सर हम चाहते हैं, शुरू के दिन से कहते हैं कि सर हमारे जो निलंबित सदस्य हैं उनको सर बहाल करने के लिए आप हमें थोड़ा मौका दीजिए। क्योंकि सर आम लोगों की बात रखने के लिए कभी कभी बड़े जोर शोर से हमें मुद्दा उठाने पड़ते। सरकार की रवैया के चलते कभी कभी हमें प्रदर्शन भी करना जरूरी होता है। इसलिए मैं चाहता हूं ये सारे समाधान निकालने के लिए एक जनरल पर्पस मीटिंग बुलाया जाए, एक रूल्स कमिटी बुलाया जाए और सारे विपक्ष दल, सत्ता पक्ष सब मिलकर उसमें सर चर्चा करके आम सहमति बन के कुछ उपाय निकाला जाए। सर, आपको दुख देने के लिए हम कोई भी मेंबर यहाँ नहीं आते और हमारी पक्ष की जो मेंबर है ये आपको दुख देने के लिए इनका जरा सा भी मनसा, जरा सा भी नापाक इरादे कभी नहीं रहते। ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आपको चोट पहुंची हो, मैं जरूर इस विषय को लेकर हमारे सारे मेंबरों से बात करके अगले दिन आपको चोट ना पहुंचे इस विषय में मैं काफी सर इसमें मैं ध्यान दूंगा। सर, ये आप हम सब पे भरोसा रख सकते हैं। लेकिन सदन के अंदर महामहिम के नाम पुकार के, महामहिम राष्ट्रपति जी को नाम पुकार के अगर कोई मिनिस्टर उनको अपमान करे, ये भी सही नहीं है। ये भी मैं बोलना चाहते हैं। सर, हमारे निलंबित सदस्यों को बहाल कीजिए। सर, हमारे निलंबित सदस्यों को बहाल कीजिए। सर, आपसे यही मैं गुहार लगाता हूँ, यही मेरा गुजारिश है। माननीय सदस्यगण, सदन आप सबका है। इसकी जितनी मर्यादा प्रतिष्ठा बनाएंगे आपकी उतनी प्रतिष्ठा बनेगी। मेरा सदन से आग्रह है, इसमें सार्वजनिक रूप से मैं कहना चाहूं कि ये सर्वसम्मति बननी चाहिए कि हमें प्ले कार्ड लेकर सदन में नहीं आना चाहिए। और मैं सभी दलों से ये आग्रह भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि वो प्ले कार्ड लेके नहीं आए, क्योंकि प्ले कार्ड लेकर आप आसन के सामने लाएंगे तो सदन के अंदर जो भी आसन में बैठे हैं उसकी मर्यादा बनाए रखने के लिए, सदन की मर्यादा बनाने के लिए हमें न चाहते हुए भी कार्रवाई करनी पड़ती है। हम किसी सदस्य को उसको जनता ने चुनकर भेजा है, हम किसी सदस्य को संसद की कार्रवाई में हिस्सा न ले, ये हम कभी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता।
इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सभी दल के नेताओं से आग्रह है कि प्ले कार्ड लेकर सदन में नहीं आए। ये मैं तो प्ले कार्ड्स लेकर जो सस्पेंडेड एमपीज हैं या फिर सदन यानी ऐवान में मौजूद जो एमपीज होते हैं वो प्ले कार्ड्स लेकर ना आए, इस तरह की अपील ओम बिरला करते हुए नजर आए। ऐसे में ये माना जा सकता है कि जो बात प्रहलाद जोशी ने कुछ देर पहले कही थी कि प्ले कार्ड्स नहीं लेकर आएंगे जो एमपीज तो उनका सस्पेंशन खत्म किया जा सकता है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। महाराष्ट्र में पल पल मंजरनामा बदल रहा है। संजय राउत को कुछ ही देर में अदालत में पेश करने की खबर आ रही थी और इस वक्त अपडेट ये आया है कि संजय राउत को अदालत में पेश कर दिया गया है। इससे पहले उन्हें जेजे अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए, चेकअप के लिए ले जाया गया था और तस्वीरें भी मेडिकल जांच करने के बाद जब वो बाहर निकले उसकी तस्वीरें भी हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम ग्राउंड रिपोर्टिंग हमें दे रहे हैं लगातार। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर भी आप नाज़रीन देख पा रहे हैं कि मेडिकल से निकलने के बाद उन्हें अदालत में पेश करने के लिए काफिला उनका पहुंचा। अब ये काफिला अदालत पहुंच चुका है, तो क्या पेशी हो गई है या नहीं, वसीम बताइएगा। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? देखिए, अभी इस वक्त मैं मुंबई के सेशन कोर्ट में हूँ। इसी कोर्ट में पीएमएलए कोर्ट है, 16 नंबर कोर्ट में बाकायदा सुनवाई होनी है संजय राउत की। अभी कुछ देर पहले संजय राउत मेडिकल करा के यहाँ पहुँचे हैं और इसके बाद यहाँ की सुनवाई होगी। उनके जो सेशन कोर्ट है, पीछे वाले जो गेट है वहाँ से अंदर लाया गया, तो वहीं पे जो मेन गेट है उस गेट से सुनील राउत जो संजय राउत के भाई हैं वो यहाँ पर अभी अंदर की तरफ गए हुए हैं। कुछ ही देर में ये जो सारी जो कागजी कार्रवाई के साथ जो अदालती कार्रवाई है उसकी शुरुआत हो जाएगी। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि करीब 2:50 पर इस पूरे कार्रवाई की सुनवाई होगी और उसके बाद दोनों ही तरफ से अपनी भूमिका रखी जाएगी। खास करके जो सरकारी वकील है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टडी मांगने की कोशिश यहाँ पे करेंगे संजय राउत की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अब भी ईडी को खंगालना है, उनके लिए उनके अधिकारियों का दावा है। तो ऐसे वक्त में जिस तरह से ज़्यादा किस तरह से कस्टडी मिले इसके लेकर अपनी कोशिश की जाएगी। साथ ही जिस तरह से संजय राउत के जो वकील है वो भी मौजूद होंगे और साफ तौर पर इस बात का विरोध करेंगे कि कस्टडी की ज़रूरत नहीं है। अब तक संजय राउत ने जितनी बार भी उन्हें जांच के लेकर जिस तरह की सहयोग की जरूरत थी उन्होंने सहयोग किया है। इस तरह की अपनी दलीलें दोनों ही तरफ से रखी जा सकती है। फिलहाल जब सुनवाई शुरू होगी तो उस दौरान पता चल पाएगा कि कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है, क्योंकि ये जो मामला है काफी गंभीर मामला है। और ईडी ने भी कुछ देर पहले अपना स्टैंड साफ किया था कि वो ज्यादा से ज्यादा तहवील यानी कस्टडी मांगने की कोशिश करेगी। अब देखना यह होगा कि ईडी की तरफ से अपना स्टैंड क्लियर करने के बाद जब कोर्ट के सामने अपनी बात रखेगी तो कितने दिनों की ईडी की तहवील में संजय राउत को दिया जा सकता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। क्या कुछ सोर्सेज ये खबरें बता पा रही हैं कि संजय राउत को अदालत में पेश किए जाने के बाद, जैसे कि आपने बताया कि 2:50 पर इस केस की, इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू होगी, तो कब तक ये सुनवाई मुकम्मल हो सकती है और क्या कुछ सोर्सेज ये बता पा रहे हैं कि कितने दिनों की तहवील संजय राउत को हो सकती है? क्योंकि कई मामलों में हम देखते हैं कि सोर्सेज की तरफ से भी खबरें आती हैं कि इतने दिनों की कस्टडी हो सकती है। From the MHADA and as he sold the properties of that was owned by Praveen Raut and a scam of more than। वसीम, आप सुन पा रहे हैं? वसीम अंसारी हमारे साथ उसी अदालत के बाहर मौजूद हैं जहां अदालत में कोर्ट में पेश किया गया है, जिस अदालत में संजय राउत को जिस अदालत में पेश किया गया है उसी अदालत के बाहर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद है। वसीम, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी जरूर। ईडी ने ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा वो कस्टडी मांगने की कोशिश करेगी। क्या ईडी ने ये तय किया है कि कितने दिनों की वो कस्टडी तहवील मांगेगी? और बाज दफा ये होता है कि ईडी की तरफ से जितनी तहवील मांगी जाती है और केस की संजीदगी को देखते हुए कोर्ट भी अपना मुहर उस पर लगा देता है। जी ज़रूर, जिस तरह से आपने कहा वो एकदम हकीकत है और उसी के आधार पर कस्टडी दी जाती है। लेकिन जिस तरह से ईडी पहली बार जब कोर्ट में पेश करेगी तो उनका साफ तौर पे यही कोशिश होगा कि मिनिमम और मैक्सिमम जितनी हो सके उतने वो कस्टडी ले। या अंदाज़ा लगाया से 14 दिन की डिमांड ईडी की तरफ से की जा सकती है और इस डिमांड के बाद कोर्ट
पर निर्भर है कि इस केस को लेकर वो कितने दिन की कस्टडी ईडी को देता है। जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स उनके सामने पेश किए जा रहे हैं और जिस तरह से बातें सामने रखी जा रही है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए आगे का फैसला कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा। कोर्ट का अपना एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के आधार पर, क्योंकि इसकी जो सुनवाई है पतरावाला चाल को लेकर इससे पहले भी हो चुकी है, कई मामले में उनके खिलाफ शिकायत आई थी, उसी की कड़ी जोड़ते जोड़ते जिस तरह से संजय राउत तक ये मामला पहुंचा है और आज जिस तरह से उनके पास जो डॉक्यूमेंट मौजूद थे और उन्होंने जो ईडी के अधिकारियों को दी थी, उसकी जांच पूरी तरीके से ईडी के अधिकारियों ने की थी और जब उसमें उन्हें किसी तरह की कोई गड़बड़ी लगी, उसके बाद ही उन्होंने संजय राउत को अपनी हिरासत में लिया। तो उनकी कोशिश ये होगी कि अदालत के सामने इस तर्क को जरूर वो पेश करेंगे, किस तरह से आगे की उनकी सुनवाई में और भी अहम रोल हो जाता है संजय राउत का, कि वो किस तरह से अपनी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जहां एक तरफ संजय राउत को अस्पताल ले जाया जा रहा था मेडिकल जांच के लिए, तो दूसरी तरफ भांडुप में उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात करने के लिए साबिक वजीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे उनके घर, उनके अहले खाना से मुलाकात करने पहुंचे थे। और दूसरी तरफ अदालत में इस वक्त संजय राउत को पेश कर दिया, मतलब पहुंच गए हैं वो। 2:50 पर कहा जा रहा है कि इस केस की सुनवाई शुरू होगी, फिर उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि ईडी की तरफ से कितने दिनों की कस्टडी मांगी जाती है और कोर्ट का फैसला क्या होता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए वसीम। फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं, कुछ और खबरें हैं जिनका रुख कर लेते हैं। खबर जम्मू कश्मीर से है। अनंतनाग के मुजफ्फराबाद में वाक़ हालन लारनू का इलाका दौर जदीद में भी सड़क और मवासलाती सहूलियात से महरूम है, जबकि इलाके के लोग माशी और समाजी तौर पर काफ़ी पसमानदा हैं। लोगों के मुताबिक इलाके को जाने वाली राब्ता सड़क अब भी कच्ची है और इन्होंने 12 ये मसला मुताल्लिका महकमे की नोटिस में लाया। इलाके में मोबाइल टावर की अदम मौजूदगी की वजह से यहाँ का मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम है और फ़ोन कॉल करने के लिए लोगों को मुनासिब जगह की तलाश रहती है। अपने मुतालबात को लेकर यहाँ के लोग सरापा एहतजाज हैं और इंतजामिया से इलाके के मसाइल का हल करने का मुतालबा कर रहे हैं। लोगों ने एलजी इंतजामिया और डीसी अनंतनाग से भी मसाइल की जानिब फौरी तवज्जो देने की अपील की है। ये तो प्रॉब्लम में बहुत कुछ करनी पड़ती है। हमें अगर कहीं बीमार हो जाएगा तो हमें जहाँ से उठा के ले जाना पड़ता है, लारनू में अस्पताल तक पहुँचाना पड़ता है। प्रॉब्लम की तरफ जाए तो प्रॉब्लम बहुत है, हमें बहुत सी प्रॉब्लम है यहाँ। गुजारिश करें मेहरबानी कर सड़क मसल गोक सड़क मसल, दोम टावर मसल, त्रेम यमन शांगस खान चौन से 14-10 यम गई रलन ब्रंगस मेहरबानी कर। श्रीनगर में एक नवजायद बच्चे की मौत पर तनाज़ा बढ़ गया है। फौजशुदा बच्चे के वालिदैन ने प्राइवेट अस्पताल पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है और अब डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने इस मसले पर जांच कमेटी बनाने की बात कही है। वालिदैन का इल्ज़ाम है कि बच्चे की इस निजी अस्पताल में पैदाइश के बाद वैक्सीन लगवाने के बाद सूजन पैदा हुई, जो इन्फेक्शन में तब्दील हुई। जब मैं डिलीवरी दे रही थी उसके बाद मुझे जो पेन फील हो रहा था, अपने बच्चे को देख के वो सब दूर हो गया, लेकिन इस टाइम मेरा बेबी नहीं है। मैं क्या करूँ अब उसके बगैर? मेरी पेन कैसे सहूं? हमारा तो खुद की इज्जत करो प्लीज। मैं नहीं चाहती कि आप किसी और के साथ हो, जो मुझ पे बीत रही है मैं नहीं चाहती किसी और के साथ। मेरा पहला बेबी था। हमने जब देखा तो जहाँ पे वैक्सीन लगी थी वहां पे उनका पूरा ये सोच गया था। उसके बाद हमने इन्हें बोला कि आपका पीडियाट्रिशियन कहाँ है, उनको बुलाइए। मतलब ही वाज नॉट प्रेजेंट एट दैट प्लेस। सो उनके साथ हमने फिर फोन पे बात भी की, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बोला कि मैं अभी आउटसाइड हूँ। मतलब वहां पे कोई था ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि मतलब डिलीवरीज बस पैसा कमाने के लिए इन्होंने ये बिजनेस खोल रखा है कि डिलीवरी होगी मतलब औरत की, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर कुछ भी नहीं है। और जैसे कि मतलब वहाँ पे अगर बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ पे डॉक्टर होना बहुत जरूरी है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।